हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी। और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं। जो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 6 जो पढ़ रहे हैं वो निर्माण आईएएस की बुक से डेडिकेटेड है। आप चाहें तो इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं या आप चाहें तो मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आए और अगर आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कोरोना संकट से उबारने के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया गया। दिनांक 25 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेतु चयनित 4 विषयों हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गईं। तो दिनांक 25 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेतु चयनित 4 विषयों हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर मध्य प्रदेश को समस्त क्षेत्र में अग्रणी बनाने तथा नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना से प्रेरित होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ 12 नवंबर 2020 को किया गया। तो हमने क्या बात की? हमने बात की कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया। और वहीं पे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ 12 नवंबर 2020 को किया गया। प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा एवं प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीति आयोग के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप तैयार किया गया। तो क्या है? प्रदेश मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा एवं प्रदेश आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। इस सिद्धांत पर अमल करते हुए इस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए नीति आयोग के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप तैयार किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रारूप तैयार किया गया था। इसके हम कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे आत्मनिर्भर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ATM आत्मनिर्भर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश @.com 2023। तो A का मतलब एस्पिरेशन से है, T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से है, M से मिशन है, A से एक्शन है और N से नीति की पुष्टि करता है। ध्यान रखना है हमें, हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आत्म का मतलब क्या है? एस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति की क्या करता है? ये पुष्टि करता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया और उसे प्रभावशाली बनाया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चरवैती को अपना ध्येय वाक्य बनाकर रोड मैप को आकार देना प्रारंभ किया है। तो ध्यान रखना है, चरवैती को अपना ध्येय वाक्य बनाकर रोड मैप का आकार देना क्या किया है? रोड मैप को आकार देना प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आगामी 3 वर्षों का रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देने तथा वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यतः 4 आधार स्तंभ क्या किए गए हैं? तैयार किए गए हैं। तो अगर बात की जाए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्रमुखतः 4 स्तंभ हैं जिसके ऊपर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश खड़ा है, तो वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। वो 4 स्तंभ भौतिक अधोसंरचना है, सुशासन है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार है। तो 4 स्तंभ कौन सा है? भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। उपरोक्त 4 स्तंभों को 4 से 6 उप समूहों में विभाजित किया गया। प्रत्येक उप समूह में मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को कोर टीम के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। विषयवार गठित उप समूहों का विवरण निम्नानुसार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अधोसंरचना के बारे में। तो सड़क अधोसंरचना, यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक, ये क्या है? भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। नाम से ही हमें पता चल रहा है अधोसंरचना में कौन कौन से आएंगे। तो सड़क,
यात्रा एवं पर्यटन, नगरीय विकास एवं आवास, जल, ऊर्जा, परिवहन और लॉजिस्टिक। सुशासन में अगर हम देखें तो लोक सेवाओं का प्रदाय, ई गवर्नेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी या सरकारी खरीद, विनियमों का अद्यतन एवं सरलीकरण, अधिनियम, नियम तथा दिशा निर्देश, शिकायत निवारण एवं मानव संसाधन प्रबंधन। तो ये जो है ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? सुशासन के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद स्वास्थ्य एवं शिक्षा में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था और रोजगार के बारे में। तो कृषि एवं संबंधित सेक्टर, उद्योग एवं कौशल, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार वाणिज्य किस में आता है? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर नीति आयोग को मध्य प्रदेश शासन के पार्टनर के रूप में कार्य करने हेतु आश्वस्त किया गया। तो क्या है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना पर नीति आयोग को मध्य प्रदेश शासन के पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए क्या किया गया? आश्वस्त किया गया। वेबिनार के आयोजन में तकनीकी सहयोग एनआईसी भोपाल और मैप आईटी द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है, वेबिनार के आयोजन में तकनीकी सहयोग किसके द्वारा किया गया था? एनआईसी भोपाल और मैप आईटी के द्वारा। उक्त आयोजनों हेतु प्रशासनिक व्यवस्था, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मध्य प्रदेश शासन एवं अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा की गई। अब हम बात करते हैं भौतिक अधोसंरचना के बारे में। भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत शामिल किए गए उप समूह एवं उनसे संबंधित गतिविधियां निम्नानुसार हैं। तो सबसे पहले हम सड़क के बारे में देखते हैं। फ्लैगशिप परियोजनाओं का फास्ट ट्रैक विकास, चंबल प्रोग्रेस वे। इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि और खनिज आदि स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही करना। एमपीआरडीसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास। तो सड़क में अगर हम बात करें तो फ्लैगशिप परियोजनाओं का फास्ट ट्रैक विकास, चंबल प्रोग्रेस वे। इन परियोजनाओं हेतु वन भूमि एवं खनिज आदि स्वीकृतियों पर शीघ्र कार्यवाही करना। एमपीआरडीसी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल का विकास। ये सड़क में भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत है। इसके बाद सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने तथा तकनीकी आधारित स्थिति का आंकलन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसका वित्त पोषण एडीबी बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने एवं तकनीकी आधारित स्थिति का आंकलन करने हेतु रोड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा और जिसका वित्त पोषण कौन से बैंक के द्वारा होगा? एडीबी बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यात्रा और पर्यटन में अगर हम बात करें तो बफर में सफ़र मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा देना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 2 टाइगर सफारी और थीम आधारित पर्यटन को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। 2 टाइगर सफारी कान्हा पेंच और बांधवगढ़ में थीम आधारित पर्यटन को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास में अगर हम देखें तो रणनीति 1 क्या है? समावेशी शहरी विकास, खाद्य सुरक्षा और रात्रिकालीन आश्रय आजीविका। दीनदयाल रसोई योजना में के तहत कितने केंद्र बनाए जाएंगे? 100 केंद्र एवं रात्रिकालीन आश्रयों के लिए 135 आश्रयों का विस्तार और क्या किया जाएगा? सशक्तिकरण किया जाएगा। इसके बाद हम आजीविका में देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं एनयूएलएम का सभी शहरों तक क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं एनयूएलएम का सभी शहरों तक विस्तार किया जाएगा। कौशल विकास और स्वरोजगार में अगर हम देखें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना और उज्जैन में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करना तथा 1 लाख युवाओं का कौशल विकास करना। तो ध्यान रखना है इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, सतना तथा उज्जैन में। ये अगर हम बात करें यहाँ पर शहरी गरीबों के लिए आवास तो 378 शहरों में कम आय वर्ग के 3 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण और क्रेडिट लिंक सब्सिडी क्या की जाएगी? प्रदाय की जाएगी। तो 378 शहरों में कम आय वर्ग के 3 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण और क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रदायगी। तो रणनीति 2 की हम बात करें तो पर्यावरण सहयोगी संवहनीय विकास सुनिश्चित करना। सीवरेज 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाना तथा दैनिक मॉनिटरिंग के लिए आईटी सिस्टम की स्थापना करना। सैनिटेशन में क्या है? सभी 378 शहरों के लिए ओडीएफ का स्टेटस और इंदौर के लिए वाटर प्लस का क्या होगा? स्टेटस होगा। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अगर हम बात करते हैं तो सभी शहरों में 100% स्रोत पर पृथक्कीकरण, परिवहन एवं प्रसंस्करण तथा 75% तक ठोस अपशिष्ट का क्या किया जाएगा? पुनर्चक्रण करना। तो सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कैसा क्या किया जाएगा? सभी शहरों में 100% स्रोत पर पृथक्कीकरण,
परिवहन और प्रसंस्करण परिवहन और प्रसंस्करण तथा 75% तक ठोस अपशिष्ट का क्या किया जाएगा, पुनर्चक्रण करना। जिला मुख्यालयों पर वैज्ञानिक लैंडफिल की स्थापना और लीगेसी अपशिष्ट का 100% क्या करना, उपचार करना। वायु गुणवत्ता सुधार में अगर हम देखें तो 10 लाख से अधिक के शहरों में जन निजी भागीदारी से ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन हेतु चरणबद्ध ई बस का संचालन करना। 10 लाख से अधिक के शहरों में जन निजी भागीदारी से ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन हेतु चरणबद्ध ई बस का क्या करना, संचालन करना। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में 5% तक वायु गुणवत्ता सुधार करना। रणनीति 3 की अगर हम बात करें तो नगरीय सुशासन हेतु कानूनी और राजकोषीय सुधार। नगरीय निकायों में कानूनों का एकीकरण, राजस्व स्रोतों में 60% तक वृद्धि, राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन करना तथा निगम का संचालन करना। ध्यान रखना है, तीसरी रणनीति है नगरीय सुशासन हेतु कानूनी राजकोषीय सुधार। तो नगरीय निकायों में कानूनों का एकीकरण, राजस्व स्रोतों में 60% तक वृद्धि, राष्ट्रीय अभिशासन और शहरी प्रबंधन संस्थान का संचालन करना तथा निगम का क्या करना, संचालन करना। इसके बाद रणनीति 4 में अगर हम देखें तो शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार। सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन और GIS आधारित संपत्ति सर्वेक्षण करना, जलापूर्ति 100 पाइप जलापूर्ति परियोजनाओं को पूर्ण करना एवं 50 शहरों के लिए ICT सक्षम स्काडा का फुल फॉर्म पढ़ के जाना है एग्जाम में। स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो हम रणनीति 4 के तहत पढ़ रहे हैं शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार। और इसमें हमने क्या देखा कि सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन और GIS आधारित संपत्ति सर्वेक्षण करना, जलापूर्ति 100 पाइप जलापूर्ति परियोजना को पूर्ण करना एवं 50 शहरों के लिए ICT सक्षम स्काडा, ये क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन प्रणाली को क्या करना है, स्थापित करना। इसके बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मतलब वर्षा जल नाला। 10 लाख से अधिक जनसंख्या के सभी शहरों के लिए बाढ़ नियंत्रण एवं जोनिंग के लिए GIS आधारित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार करना। बस आधारित इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 14 शहरों से 20 शहरों तक विस्तार और इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजनाओं की 100% परिचालन। शहर में रोशनी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो एस्को मॉडल के माध्यम से 100 शहरों में LED स्ट्रीट लाइट लगाना। और रणनीति 5 में अगर हम देखें तो नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार, GIS आधारित विकास योजनाएं, TOD का मतलब क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और TDR क्या है, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स का क्या करना, क्रियान्वयन करना। जल के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले पेयजल, निवाड़ी एवं बुरहानपुर जिले को 100% कवर करना। तो जल में अगर हम बात करें तो पेयजल के बारे में तो निवाड़ी और बुरहानपुर जिले को 100% कवर करना। वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सिंचाई में अगर हम देखें तो नर्मदा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ ऑफ बजट ऋण से NBPCL द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना। तो वर्ष 2000 अगर हम बात कर रहे हैं किसके, पेयजल के बारे में, तो वर्ष 2024 तक मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण घरों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सिंचाई में नर्मदा परियोजना को पूरा करने के लिए आगामी 3 वर्षों में लगभग 15,000 करोड़ ऑफ बजट ऋण से NBPCL द्वारा अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराना। ऊर्जा के बारे में अगर हम देखें तो नर्मदा नदी पर बने ओमकारेश्वर बांध पर TBCB रूट के माध्यम से 600 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास कितना, 3,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से किया गया है और यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। मुरैना, छतरपुर, आगरमालवा, नीमच, शाजापुर जिलों में 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकास और 45,000 सोलर पंपों को क्या करना है, लगाना है। तो ध्यान रखना है हमें, मुरैना, छतरपुर, आगरमालवा, नीमच, शाजापुर जिलों में 4500 मेगावाट के सोलर पार्कों का विकास और 45,000 सोलर पंपों को क्या करना है, लगाना है। परिवहन और लॉजिस्टिक को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश राज्य को राष्ट्र का भंडारण एवं लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने हेतु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना। मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। सुशासन में अगर हम देखें
तो सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना एवं न्याय दिलाना तथा सेवाओं की कुशल डिलीवरी करना है। इसके स्तंभ 4 उप समूहों में विभाजित है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। पहला क्या है, लोक सेवाओं का प्रदाय, ई गवर्नेंस या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा, पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी, सरकारी खरीद। तीसरा, विनियमों का अद्यतन और सरलीकरण, अधिनियम, नियम या दिशा निर्देश। और चौथा क्या है, शिकायत निवारण और मानव संसाधन प्रबंधन। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक सेवा के लिए एम गवर्नेंस का उपयोग। तो आईसीबी मतलब इंटेलिजेंट चैटबॉट के माध्यम से सेवा प्रदाय हेतु निर्णय देने के लिए चैटबॉट हेतु विशिष्टीकरण तैयार करना। दूसरा क्या है, सीएम हेल्पलाइन, सीएम सिटीजन केयर। तो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंच को बढ़ाना, इसका दायित्व लोक सेवा प्रबंध विभाग को सौंपा गया है। तीसरा है, शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग हेतु दक्ष बनाना। तो शासकीय कर्मचारियों को आईटी के उपयोग में दक्ष बनाना, इसका दायित्व सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया है। शासकीय अधिकारियों को नवीनतम तकनीकी तथ्यों के साथ अपडेट रखना, नवीन तकनीक तथ्य और बेस्ट प्रैक्टिसेस की सूची बनाना जो प्रदेश में लागू की जा सकती हो, इसका दायित्व महानिदेशक आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासन अकादमी और अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को सौंपा गया है। सूचकांकों के आधार पर पोर्टल सूचकांक डैशबोर्ड तैयार कर इसका लाइव क्या किया जाएगा, परिचालन करना। नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग, अपनी पात्रता जाने, लैंड टाइटल, लाइसेंस परमिट, फेसलेस संपर्क, सभी कर्मियों की HRM IS मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। तो ध्यान रखना है, नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग, अपनी पात्रता जाने, लैंड टाइटल, लाइसेंस और ये फेसलेस संपर्क तैयार किया जाएगा। और सभी कर्मियों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में। तो स्वास्थ्य और शिक्षा समाज की मूलभूत आवश्यकता है, इसलिए आमजन के स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले शासकीय व्यय को सामाजिक निवेश की श्रेणी में रखा जाता है। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार उपचार आधारित ना होकर रोगों की रोकथाम आधारित है। तो ध्यान रखना है, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार क्यूरेटिव केयर नहीं है, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का आधार जो है वो क्या है, प्रिवेंटिव केयर है। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र को भी बदला है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को शिक्षण के लिए पर्यायवाची बनाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में भी इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। दिनांक 10 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य एवं शिक्षा विषय पर वेबिनार आयोजित कर आगामी 3 वर्षों का रोड मैप तैयार कर स्वास्थ्य एवं शिक्षा समूह को 4 उप समूहों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, दूसरा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, तीसरा उच्च शिक्षा और चौथा क्या है, स्कूल शिक्षा। दिनांक 21 अगस्त 2020 को रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। किसमें, ये जो भी रोड मैप बनाए गए हैं ना, इसको 21 अगस्त 2020 को क्या किया गया है, इन रोड मैप को अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के बारे में। तो आयुष्मान भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों की कमी की पूर्ति हेतु नवीन मेडिकल कॉलेज की क्या की गई है, स्थापना। लाभार्थी केंद्रित रणनीति, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी क्या किया गया है, बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था और रोजगार के बारे में। तो राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान वर्ष 2019 की रैंकिंग अनुसार मध्य प्रदेश कारोबार में सहूलियत देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले राज्यों की सूची पे कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी है, तो कौन सी सूची पर है, चौथे स्थान पर है। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार विषय पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों एवं हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने हेतु 11 अगस्त 2020 को वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें अर्थव्यवस्था और रोजगार को 4 उप समूहों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। कौन कौन से उप समूह थे, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग एवं कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन और व्यापार एवं वाणिज्य। वेबिनार में प्राप्त सुझावों को 5 मंत्रों में क्या किया गया था, श्रेणीबद्ध किया गया। पहला क्या है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बराबर, जिसका आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश किसके इक्वल टू होगा, CSR, जिसका अर्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, संवेदनशीलता एवं लचीलापन क्या है, ये इसके बराबर है। तो हम बात करें आत्मनिर्भर
जैसे हमने क्या देखा, हमने 4 उपसमूह देखे अर्थव्यवस्था और रोजगार के, कृषि संबद्ध क्षेत्र, उद्योग और कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार और वाणिज्य। तो क्या होता है कि वेबिनार रखा जाता है और वेबिनार में 5 मंत्र रखे जाते हैं कि आत्मनिर्भर अगर मध्य प्रदेश बनाना है तो हमें मध्य प्रदेश को क्या लाना, कैसा बनाना पड़ेगा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, अर्थ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में लाना होगा, सस्टेनेबिलिटी दिलानी होगी, संवहनीयता दिलानी होगी और लचीलापन देना होगा, तभी मध्य प्रदेश कैसा बनेगा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। तो CSR इसी का मतलब है। इसके बाद सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, एक जिला एक पहचान, स्थानीय के लिए मुखर, कृषि में रोजगार से कृषि के इर्द गिर्द रोजगार। इस आधार स्तंभ के अंतर्गत 3 वर्षों का क्या है, रोड मैप बनाया गया है जो कि निम्नानुसार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य क्या थे। तो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा विविधीकरण नोडल विभाग कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग के द्वारा ये बनाया गया था। तो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और विविधीकरण, नवासी आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता वृद्धि, प्रत्येक किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना, समस्त गांवों की उर्वरकता का मानचित्रण किया जाएगा और GIS पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रमाणिक बीज पैकिंग पर होलोग्राम लेना क्या होगा, अनिवार्य किया जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित लक्ष्य के बारे में, जिसमें अगर हम देखें तो फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा विविधीकरण, जो नोडल विभाग कौन होगा, तो कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग। नवासी आदिवासी विकास खंडों में 50% उत्पादकता वृद्धि की जाएगी, प्रत्येक किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना चाहिए, समस्त गांवों की उर्वरकता का मानचित्रण किया जाएगा और GIS पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रमाणिक बीज पैकिंग पर होलोग्राम लेना क्या होगा, अनिवार्य किया जाएगा। बीज रोलिंग योजना अद्यतन करने के साथ साथ 3000 बीज ग्राम विकसित किए जाएंगे। विभिन्न फसलों के उन्नत बीजों का उत्पादन कर प्रदेश को बीज आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी, जैसे सोयाबीन हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, धान, गेहूं। इस तरीके से किसान के खेतों में 15,000 सोलर पंपों का क्या किया जाएगा, 15,000 सोलर पंपों को स्थापित किया जाएगा। किसानों के लिए राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र क्या किए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे किसानों के लिए। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों को सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में 1000 किसानों को पान की खेती से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कृषि में जोखिम प्रबंधन हेतु नवीन या उन्नत कृषि तकनीकी के कृषि क्षेत्र में शीघ्र उपयोग को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो जोखिम प्रबंधन हेतु क्या किया जाएगा, कृषि क्षेत्र में शीघ्र उपयोग को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित करना। तो इसमें क्या है, 313 विकास खंडों में स्वचालित मौसम केंद्रों, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन और ऑटोमेटेड रेन गेज की स्थापना तथा डाटा का पोर्टल पर एकीकरण। दूसरा क्या है, 1000 जलवायु अनुकूलित ग्रामों का विकास करना। कृषि गारंटी ट्रस्ट का गठन करना ताकि फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर फसल बीमा तथा राजस्व पुस्तक परिपत्र के आधार पर राहत राशि प्रदान की जा सके। लैब टू लैंड हेतु रणनीति तैयार करना ताकि कृषि क्षेत्रों के शोधों का प्रचार प्रसार कर उत्पादकता में सुधार किया जा सके। कृषि अधोसंरचना का विकास में अगर हम देखें तो राज्य स्तरीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना। मृदा हेतु एक क्रियाशील फाइटोसैनिटरी लैब कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में क्या की जाएगी, बनाई जाएगी। तो कृषि अधोसंरचना के विकास में राज्य स्तरीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। मृदा तो एक क्रियाशील फाइटोसैनिटरी लैब कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में बनाई जाएगी। हलधर योजना अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। तो ध्यान रखना है, हलधर योजना किसके लिए है, किसानों के लिए है। तो इसके अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर भूमि की गहरी जुताई की जाएगी। रीच्ड बेड प्लांटर एवं रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेज्ड बेड पद्धति का क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। 10 स्थानों पर PPP के माध्यम से टिश्यू कल्चर सुविधा क्या की जाएगी, तैयार की जाएगी। प्रमाणित जैविक कृषि उत्पादन में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कैसे, तो प्रमाणित जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाना। बीज निगम के प्रक्षेत्रों पर 30,000 कुंटल जैविक बीजों का उत्पादन।
मंडला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना। तो ध्यान रखना है, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? मंडला जिले में। एक राष्ट्र एक बाजार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विपणन कानूनों में सुधार होगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 निजी बाजार या यार्ड, उप यार्ड और 100 प्रत्यक्ष खरीद केंद्रों की क्या की जाएगी? स्थापना। 30 आधुनिक हाईटेक कृषि उपज मंडी समितियां तैयार करना और इन्हें ई नैम से क्या करना? जोड़ना। पावरखेड़ा, नर्मदापुरम की तर्ज पर 3 अन्य स्थानों पर भंडारण और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा। सरबती गेहूं, लालग्राम, पिपरिया तुरर, काली मूछ चावल, जीरा संकर चावल, चिन्नौर धान को जीआई टैग दिलाना। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? कृषि को बढ़ावा देने के अंतर्गत आएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादकों का मूल्य संवर्धन में अगर हम देखें तो भोपाल और इंदौर हवाई अड्डा पर लॉजिस्टिक कार्गो सुविधाओं को विकसित किया जाएगा ताकि बागवानी उत्पादों का आसान और त्वरित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। गामा रे प्रकाशन संयंत्र की स्थापना करना, जो खराब होने वाली उद्यानिकी उत्पादों की सेल्फ लाइफ को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो गामा रे प्रकाशन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। गामा रे प्रकाशन संयंत्र का कार्य क्या होगा? खराब होने वाली उद्यानिकी उत्पादों की सेल्फ लाइफ को क्या कर देगा? बढ़ाएगा। इसके बाद पशुपालन विकास। नोडल विभाग क्या है? पशुपालन। पशुओं की उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए भ्रूण हस्तांतरण तकनीकी और सॉर्टेड वीर्य तकनीकी उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। कृत्रिम गर्भाधान वर्तमान में 32% से 50% तक बढ़ाना और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना जिससे वीर्य भंडार का स्टॉक हो जाए। मवेशियों के लिए टीकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जैविक उत्पाद प्रयोगशाला महू का उन्नयन और नवीनीकरण करना। 3 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना। ग्रामों में डेयरी व्यवसाय का विकास। तो इसमें 800 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के तहत 6 कृषि विज्ञान केंद्र और 2 डेयरी प्रौद्योगिकी कॉलेज की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। उद्योग और कौशल विभाग में अगर हम देखें तो प्रदेश में विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना का विकास तथा मध्य प्रदेश को सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल के रूप में स्थापित करना। नोडल विभाग क्या है? औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग। चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की निकटता वाले क्षेत्र में विशेष रूप से एमएसएमई के लिए विश्व स्तरीय औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करना। प्लग एंड प्ले मॉडल के तहत 3 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास के लिए 3 नए इनलैंड कंटेनर डिपो स्थापित करना। मुहासा बबई नर्मदापुरम में है। औद्योगिक क्षेत्र में विश्व स्तरीय फार्मा औद्योगिक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। औद्योगिक इकाइयों की छत पर अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी द्वारा रेस्को मॉडल के सौर ऊर्जा की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। रेस्को मॉडल की पायलट परियोजना मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में कार्यान्वित हो रही है। अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मालवा इंदौर, झांसी ग्वालियर, भोपाल बीना, जबलपुर सिंगरौली और मुरैना बीना के 4 निवेश कॉरिडोर में लागू की जाएगी। ये ध्यान रखना है हमें कि अर्ली बर्ड प्रोजेक्ट ये कहाँ लागू की जाएगी? तो ये मालवा इंदौर, झांसी ग्वालियर, भोपाल बीना, जबलपुर सिंगरौली और मुरैना बीना के 4 निवेश कॉरिडोर में क्या की जाएगी? लागू की जाएगी। लॉजिस्टिक निवेश प्रमोशन पॉलिसी का निर्माण होगा। क्रिस्टल आईटी पार्क की तर्ज पर इंदौर और भोपाल में नए आईटी पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण को उद्यानिकी विभाग से एमएसएमई विभाग में स्थानांतरित किया जाना। व्यापार के लिए सहूलियत को बढ़ावा देना। इसमें क्या है? 30 दिनों में व्यवसाय शुरू करने के लिए एकल खिड़की समाधान पद्धति को बढ़ावा। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देना। मध्य प्रदेश को स्टार्टअप डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित करना। प्रदेश में 200 सीट के इंक्यूबेटर्स की इंदौर तथा भोपाल में स्थापना करना। इंक्यूबेटर्स के लिए मैनिट भोपाल और आईआईएम इंदौर जैसे संस्थानों का सहयोग लेना। प्रदेश में 100 नवीन खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित स्टार्टअप का विकास। राज्य में कार्यबल की कौशल क्षमता को बढ़ाना। तो ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में तथा कौशल विकास हेतु 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या किए जाएंगे? स्थापित किए जाएंगे। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माध्यम से रोजगार मापदंडों पर सभी इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग की जाएगी। प्राकृतिक संसाधन में अगर हम देखें तो वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के योगदान में क्या होगी? वृद्धि होगी। नोडल क्या है? नोडल एजेंसी जो है वो वन विभाग है। महाकौशल और मालवा निर्माण क्षेत्रों में लकड़ी या बांस के पूर्ण प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु 2 विशेष आर्थिकी क्षेत्र का विकास होगा। 20 बांस क्लस्टरों को व्यवस्थित किया जाएगा। प्रदेश की वनोपज का मध्य प्रदेश उत्पाद के तौर पर जीआई टैगिंग करवाया जाएगा। वन संपदा का संवहनी उपयोग। गतिशील ग्रीन प्लेटफॉर्म की स्थापना जो भौगोलिक सूचना प्रणाली पर क्या होगा? आधारित होगा।
सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सशक्त बनाया जाएगा। खनिज संपदाओं का वैज्ञानिक दोहन कर रोजगार प्रदान किया जाएगा। खानों में डेड रेंट का युक्तिकरण किया जाएगा। एमसैंड को क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन किया जाएगा। व्यापार और वाणिज्य में अगर हम देखें तो देश विशिष्ट निर्यात प्रोत्साहन हब स्थापित करने हेतु निर्यात संवर्धन जोन और निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय व्यापार प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट NCAER मॉडल NCAER मॉडल मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का उपयोग कर उत्पादों को क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा। तो जिला स्तरीय व्यापार प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट NCAER मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च मॉडल का उपयोग कर उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से मृगनैनी, कबीरा, विंध्या वैली और प्राकृत के उत्पादों की ऑनलाइन विपणन व्यवस्था की जाएगी। राज्य में पेटेंट पूल और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण कोष का विकास जिसके माध्यम से उद्योग रॉयल्टी भुगतान कर पेटेंट ले सकें। मृगनैनी उत्पादों की गुणवत्ता को मानकीकरण करने के लिए शिल्प चिन्ह हासिल किया जाएगा। 3 नवीन मृगनैनी रिटेल तथा 2 नवीन खादी कबीरा के उत्पादन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने रोजगार सेतु पोर्टल से प्रेरित होकर उन्नति और रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। रोजगार सेतु प्लेटफॉर्म का विस्तार कर बेरोजगार युवाओं की कौशल मैपिंग पर नियोक्ताओं से जोड़ना। तो इस तरीके से हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर्स में हम उनको क्या करेंगे? MCQs के फॉर्मेट में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन MCQs के पहले हम बात कर लेते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन के बारे में। तो अगर हम बात करें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन कौन कौन से हैं, तो भौतिक संरचना है, शिक्षा स्वास्थ्य है, अर्थव्यवस्था रोजगार है, सुशासन है। तो अगर भौतिक अधोसंरचना के बारे में बात करें तो भौतिक अधोसंरचना से जुड़े कौन कौन से मिशन है? मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मिशन कौन से हैं? मिशन बोधि और मिशन निरामय। व्यवस्था और रोजगार से जुड़े मिशन कौन से हैं? मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन। और सुशासन से जुड़ा मिशन कौन सा है? मिशन जनगण है। तो इस तरीके से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश से अंतर्गत कितने मिशन हैं? 8 मिशन है। 4 जो हैं वो मुख्य मिशन है, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और रोजगार और सुशासन। भौतिक अधोसंरचना से जुड़े जो मिशन है वो कौन से हैं? मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय, मिशन नगरोदय। शिक्षा स्वास्थ्य से मिशन बोधि, मिशन निरामय। अर्थव्यवस्था और रोजगार से मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन। और सुशासन से जुड़ा जो मिशन है वो कौन सा है? मिशन जनगण है। और अब हम MCQs देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन जो है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ कब किया गया? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का प्रारंभ कब किया गया था? 12 नवंबर 2020 को किया गया था। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने आधार स्तंभ है? तो हमने पढ़ा था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कितने आधार स्तंभ है? 4 आधार स्तंभ हैं। नेक्स्ट है भौतिक अधोसंरचना आधार स्तंभ को कितने उप समूहों में विभाजित किया गया है? तो भौतिक अधोसंरचना आधार स्तंभ को कितने उप समूह में विभाजित किया गया है? 6 उप समूहों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। 3 वर्षीय रोड मैप के अनुसार कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जाएगा? तो कितने शहरों में? 7 शहरों में क्या किया जाएगा? इंक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत CM सिटीजन केयर मध्य प्रदेश सेवा का उपयोग किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो किसके माध्यम से? CM हेल्पलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षीय रोड मैप के अनुसार यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? दिसंबर 2024 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार शिशु मृत्यु दर को 48 से 35 पर लाने का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? तो दिसंबर 2024 तक क्या करना है? प्राप्त करना है ये लक्ष्य। इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अनुसार आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कहाँ खोले जाने हैं? तो आयुष सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है ये कहाँ खोले जाएंगे? इंदौर, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप किसने शुरू किया है? तो ये किसने किया है? आत्मनिर्भर, क्योंकि मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है तो शिवराज सिंह चौहान ने। नेक्स्ट है बफर में सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ का भाग है? तो ये कौन से स्तंभ का भाग है? तो बफर में सफर जो है ये भौतिक अधोसंरचना का क्या है? भाग है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित 3 वर्षीय रोड मैप कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 10 अगस्त 2020 को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 89 आदिवासी विकास खंडों में फसलों की उत्पादकता कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है? तो 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप में प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी को किस रूप में विकसित किया जाएगा? सामान्य सुविधा केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने जलवायु अनुकूलित ग्राम विकसित किए जा रहे हैं? तो कितने किए जा रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फाइटो सैनिटरी लैब की स्थापना जो है ये कहाँ की जाएगी? जबलपुर में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन जोन तथा निर्यात उन्मुख इकाइयों के विकास हेतु किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो कौन सी संस्था का गठन किया जाएगा? तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसे अपना ध्येय वाक्य बनाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप को आकार देना प्रारंभ किया गया? तो चरवैती को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आगामी कितने वर्षों का रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया है? तो 3 वर्षों का रोड मैप बनाने का क्या किया गया है? निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना वर्ष 2019 अनुसार मध्य प्रदेश कारोबार में सहूलियत प्रदान करने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो सहूलियत प्रदान करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर सुझाव प्राप्त करने हेतु वेबिनार कब आयोजित किया गया? तो वेबिनार कब आयोजित किया गया था? 11 अगस्त 2020 को। हलधर योजना किससे संबंधित है? हमने पढ़ा था कि भूमि की गहरी जुताई से संबंधित है। कौन सी योजना? हलधर योजना। इसके बाद जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ स्थापित है? मंडला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 हेतु चयनित 4 विषयों हेतु गठित मंत्री समूह द्वारा कैबिनेट के समक्ष विषयवार अनुशंसाएं कब प्रस्तुत की गई? तो ये कब? 25 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कौन सा पहला प्रदेश है जिसने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर का रोड मैप तैयार किया? तो वो कौन है? मध्य प्रदेश है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने मिशन संचालित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 मिशन को क्या किया गया है? संचालित किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित मिशन बोधि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिशन बोधि जो है ये किससे संबंधित है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित मिशन जनगण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सुशासन से संबंधित है। इसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशन में कौन सा मिशन नहीं है? तो मिशन विजय जो है ये मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत 8 मिशनों में से कोई भी मिशन नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जितना भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में टॉपिक था और उससे रिलेटेड MCQs थे, जो भी सब टॉपिक्स थे, सभी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।